सुहाग रात की सेज पर एक दुल्हन अपने पति का इंतजार कर रही होती है। उसके पति को ना जाने क्यों बहुत ज्यादा टाइम लग रहा है, वो नहीं आ रहा है, लेकिन वह दुल्हन जो कि घूंघट में ढकी हुई है, ना जाने कैसे कैसे ख्वाब सोचे हुए बैठी है कि उसका पति आएगा, उसका घूंघट उठाएगा, उससे वही प्यार भरी बातें करेगा और उसके बाद जो उनके बीच में प्यार होगा बड़ा ही रोमांचक होगा। और बस इसी रोमांच को सोचते सोचते वह जो दुल्हन है वह बस अपनी करवट ले लेती है, बस चुपचाप से लेट जाती है। लेकिन उसकी आंखों में नींद नहीं है। वह लड़की ना तो कुछ ज़्यादा सोच पा रही है, ना ही कोई और ज़्यादा विचार कर पा रही है, लेकिन जो समय की जो घड़ी है वह लगातार आगे चलती जा रही है। धीरे धीरे ये समय रात के 12 बज जाते हैं और वह लड़की अभी तक अपने पति का इंतजार कर रही होती है, लेकिन उसका पति आज रात आने का नाम ही नहीं ले रहा है। करीब 12:30 बजे उसका पति उस कमरे में दाखिल होता है, जो कि ढंग से उस गेट को खोल भी नहीं पाया था। आते ही वह देखता है कि वह दुल्हन उसके बिस्तर पर सो रही है। इस बात को देखकर वह दूल्हा बहुत ही जोर से चिल्लाता हुआ और बहुत ही गंदी गाली देता हुआ उस दुल्हन से अनाप शनाप कहता है और उसको वहां उस बेड से उठ जाने की कहता है। वह लड़की जैसे तैसे अपने आप को बड़ी ही जल्दबाजी में उस सुहागरात की सेज पर से अपने आप को खड़ी करती है और बस नीचे खड़ी हो जाती है फर्श पर। दोस्तों, अब तो वह जो पति है वह इतना गलत बोलता है, इतनी गंदी गालियां देता है, इतना कुछ बोलता है कि वह जो लड़की है वह बहुत ही जोर से सहमी हुई है और वह कभी भी नहीं सोची थी कि उसकी सुहागरात पर उसके पति से उसकी ऐसी झड़प होने वाली है। अब तो कहानी कुछ और ही हो गई थी। वह जो युवक है वह उस नई दुल्हन को मारने के लिए हाथ ऊपर उठाता है, यानी कि उसको मारने का प्रयास करता है और वह लड़की अपने आप को बचाते हुए नीचे सोफे के बगल में बैठ जाती है। वह अपने आप को बचा रही होती है, लेकिन यहाँ पर उसकी गालियों को सुनकर उस घर में से कोई भी व्यक्ति या महिला उसको बचाने के लिए नहीं आती हैं। और फिर वह युवक उस बिस्तर पर जाकर ऐसे ही उल्टा लेट जाता है और पता नहीं कब कब में बेहोश हो गया या फिर सो गया, मालूम नहीं चलता है। पूरी रात उस दुल्हन ने उस सोफे के बगल में बैठे बैठे गुजार दी। दूसरे दिन वह दुल्हन जब अपनी सास से इन सब बातों को बता रही होती है तो उसकी सास यह सब सुनने से इनकार कर देती है और कहती है कि भाई तुम जानो, तुम्हारा पति जाने, उसका इस पूरे मामले में कोई भी ना तो हाथ है, ना ही वह इस बात को सही कर सकती है। अपनी सास से मिले इस जवाब को सुनकर उस दुल्हन के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। वह सोचने लगती है आखिर वह कहाँ पर आ गई। लेकिन जब वह दूसरी रात को अपने पति के इंतजार में वहीं उस बेड पर बैठ भी नहीं पाती, यानी कि सोफे पर ही बैठी हुई है, अचानक उसका पति आता है और उससे बिना कुछ कहे चुपचाप वहां लेट जाता है। आज भी उस पति ने बहुत ज्यादा शराब पी हुई। इस पूरे हालात को देखकर वह दुल्हन बहुत ही ज्यादा सख्ते में है, बहुत ही ज्यादा दुखी और परेशान है। वह बस अपने पिता के पास फोन करती है। वह अब उठ खड़ी होती है और बस उस कमरे से बाहर निकल जाती है। उसके हाथ में उसका फ़ोन होता है और वह उस फ़ोन से अपने पिता के पास फ़ोन मिला देती है। यहाँ एक तरफ जो वह लड़की अपने पिता से रोते हुए बात कर रही है तो दूसरी तरफ उसका पिता भी बहुत ही बुरी तरह से रो रहा होता है। अपने पिता को रोता हुआ देख वह लड़की अपने दुख दर्द को भूल जाती है और अपने पिता से पूछने लगती है कि आखिर ऐसी क्या बात हुई जो तुम रो रहे हो। लेकिन यहाँ पर उसका पिता एक ऐसी बात बता रहा है जिसको सुनकर उस लड़की के पांव हिल गए, उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। वह बहुत ही ज्यादा घबरा गई और अब तो उसके शरीर में भी बहुत ज्यादा गुस्सा बन गया था। आखिर उसके पिता ने ऐसी क्या बात कही, उस बात को जानकर आप हैरान रह जाएंगे। दोस्तों, आपसे विनती है इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल किस्से क्राइम के। और दोस्तों, आपसे वही प्यार भरी गुजारिश, आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, नोटिफिकेशन की बेल को दबाना बिल्कुल ना भूलें। दोस्तों, आज का बेहद ही हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है दिल्ली से। दोस्तों, दिल्ली में जब उस लड़की की शादी हुई, दरअसल ये लड़की रहने वाली होती है आगरा के पास एक गांव की। और दोस्तों, इस लड़की जो कि बहुत ही खूबसूरत है, इस लड़की की खूबसूरती की चारों तरफ चर्चाएं होती हैं। और अब तो उस लड़की की खूबसूरती को देखकर उनके घर पर एक ऐसा रिश्ता आता है जो रिश्ता आता है दिल्ली से। दरअसल दोस्तों, दिल्ली के एक बड़ा घराना है और इस घर में से जब उस लड़के का रिश्ता उस लड़की के लिए आता है तो अब तो उस लड़की का पिता फूला नहीं समाता है और बस
अपनी बेटी का जो विवाह है उस घर में तय कर देता है। लेकिन यहाँ पर जब वह लड़का और उसके माता पिता उस लड़की को देखने के लिए आते हैं तो यहाँ पर वो लड़की के पिता से कुछ ऐसी डील कर बैठते हैं जिस डील को सुनकर आप हैरान रह जाएंगे। दरअसल वह एक बड़ा घर था और यहाँ पर उसके जो माता पिता थे वो बहुत ही लालची होते हैं और वो लोग वहाँ पर उस लड़की के पिता से एक खास डिमांड कर बैठते हैं। वो लोग कहते हैं कि उनको कोई भी दान दहेज नहीं चाहिए, उन लोगों को तो सिर्फ और सिर्फ एक मुश्त 50 लाख रुपए चाहिए। वो कोई भी सामान नहीं लेगा, वह सिर्फ 50 लाख रुपए लेगा और जब तुम्हें अपनी बेटी की शादी करनी हो तो बता देना। यहाँ पर वह लड़की जो है अपने माता पिता की इकलौती संतान होती है और अब वह पिता अपनी बेटी की शादी बहुत ही ऊंचे घर में करना चाहता है, बढ़िया ढंग से करना चाहता है। बस वह इस डील के लिए राजी हो जाता है और वह अब उसी प्रक्रिया में जुट जाता है कि वह जैसे तैसे 50 लाख रुपए का इंतजाम कर ले। यहाँ पर उस घर में बेटी की शादी की तैयारियां हो चुकी हैं, उधर से बारात भी आने वाली है और अब तो वह तारीख आ जाती है जब वहाँ दिल्ली से वह जो बारात आई थी आगरा में, और आगरा में जब वह बारात आई तो उस लड़की की शादी बहुत ही ज़्यादा धूमधाम से हुई। अब तो उस लड़की की शादी बड़ी ही शांति से निपटती है। शादी होने के बाद जब वह लड़की दिल्ली पहुंचती है, दिल्ली के उस घर में जब उसका स्वागत हो रहा होता है तो यहाँ पर उसकी सास पूछती है कि क्या वह लड़की अपना सामान लेकर आई है, लेकिन यहाँ पर उस लड़की का जो पति होता है वह मना कर देता है कि नहीं, हमको कोई सामान नहीं मिला है। बस अब तो इस बात को सुनकर उस सास के हाथ पैर उखड़ जाते हैं और वह बड़बड़ाती हुई घर के अंदर जाती है और अपने पति के पास जाकर अजीब तरह की बातें करने लगती है। वहाँ पर बहुत ज़्यादा चिल्लाने की आवाज़ आ रही होती है और उन आवाज़ों को सुनकर वहाँ पर मौजूद हर कोई व्यक्ति सहम जाता है। वह नई दुल्हन भी सहम गई है कि आखिर अब तक उसका स्वागत हो जाना चाहिए था, उसका घर में प्रवेश भी हो जाना चाहिए था, लेकिन आज उसका प्रवेश ही नहीं हो पा रहा है। लगभग करीब 1 घंटे बाद वह जो सास है वह अपने हाथ में उस थाली को लेकर आती है और उस थाली से बस झूठ मूठ का आरती करके उस लड़की को जैसे तैसे अंदर उस कमरे में घुसाती है, यानी कि अपने घर में घुसाती है और बस उसको उस इशारा कर दिया जाता है सीधी चली जाओ उस कमरे में और वहाँ पर बैठ जाओ। अब तो वह नई दुल्हन सीधी उस कमरे में चली जाती है और बस वहीं पर बैठ जाती है और वहाँ उसके पास कोई भी ना तो बात करने के लिए आता है, ना ही उससे कोई वैसे कोई प्यार जता रहा है, कोई पानी तक के लिए नहीं पूछता है। अब तो वह नई दुल्हन कर भी क्या सकती थी, चुपचाप बस ऐसी ही बैठी है। वह भूखी प्यासी परेशान होती हुई पूरी रात की जगी बस उस सुबह सुबह अपने कमरे में बैठी हुई है, लेकिन वह बस शांत है, खुश है कि आज उसकी शादी तो हो गई और वह उस घर को देखकर, उस घर के आलीशान जो मकान है उसको देखकर बहुत ही ज़्यादा खुश है कि आखिरकार वह इतने खूबसूरत जो मकान है उसकी मालकिन बनेगी। लेकिन दोस्तों यहाँ उसको नहीं मालूम था कि उसके साथ कुछ ऐसा होने वाला है जो कि वह कभी भी महसूस नहीं कर सकती थी। उस लड़की का पूरा दिन ऐसे ही निकल जाता है, लेकिन उस लड़की से ना तो कोई ज़्यादा बातचीत करता है, उसको पानी भी दिया जाता है, खाना भी दिया जाता है, लेकिन उसके कमरे में ना तो कोई आता है ना ही उससे कोई बातचीत करता है। इस पूरे हालात से वह बहुत ही ज़्यादा परेशान दुखी होती है, लेकिन शायद सोच रही होती है कि शादी के घरों में बहुत सारे कार्य होते हैं और बस उन कामों में ये सभी लोग बिजी हैं, इसी वजह से वह चुपचाप उस कमरे में बैठी है। और अब तो वही रात शुरू होती है जिसको सुहागरात कहते हैं, यानी कि उस लड़की और उसके पति का मिलन जिसका हर लड़की को इंतजार होता है और बस वह लड़की वहाँ उस स्टेज पर अपनी दुल्हन बनी बैठी हुई है और बस इंतजार कर रही है अपने पति का। लेकिन काफ़ी ज़्यादा रात बीत जाने के बाद भी जब उसका पति उसके पास नहीं आता है तो वह बहुत ज़्यादा हैरान है, दुखी होती है, लेकिन वह उसके पास फ़ोन भी नहीं कर पाती है। वह 1-2 बार फ़ोन करती है लेकिन वह लड़का उसका फ़ोन काट देता है और अभी वह लड़की जैसे तैसे बस भूखी प्यासी सी बस ऐसे ही लेट जाती है उस बिस्तर पर। रात के करीब 12:30 बजे वह लड़का लड़खड़ाता हुआ उस कमरे में घुसता है और वह जैसे उस लड़की को उस बिस्तर पर लेटे हुए देखता है वह आग बबूला हो जाता है और बस बहुत ही तेज़, बहुत ही गंदी गालियाँ देता हुआ, गाली गलौज करता हुआ और उस लड़की को वहाँ से खड़े होने की बात कहता है। वह लड़की जो कि अपने पति का प्यार पाने के लिए बेताब थी, बस वह इन सब बातों को, इस पूरे हालात को देखकर सहम जाती है। वह लड़की चुपचाप वहाँ खड़ी हो जाती है, लेकिन वह जो लड़का है वह लड़का उस लड़की को बार बार गंदी गालियाँ दे रहा है और उससे कह रहा है कि तुम लोग भूखे नंगे हो। बस इन बातों को कहते हुए वह लड़का उस लड़की के ऊपर हाथ उठाने का प्रयास करता है, लेकिन उस लड़की से
हाथ टच नहीं करता है। इन पूरे हालात को देखकर वह लड़की बहुत ही बुरी तरह से सहम जाती है और अब तो वहां से हटकर यानी कि सोफे की बगल में नीचे बैठ जाती है। अब तो वह लड़का उस बेड पर जाते ही लेट जाता है और जाते ही सो जाता है, यानी कि फिर तो वहां बहुत तेज तेज खर्राटों की आवाज आने लगती है और बस वह लड़की डरी हुई सहमी हुई उसी यानी कि सोफे की बगल में नीचे फर्श पर बैठ जाती है और बहुत ही बुरी तरह से रो रही है, लेकिन उसकी आवाज़ बाहर नहीं निकल रही है। जैसे ही सुबह होती है वह दुल्हन यानी कि अब कपड़े चेंज करती है, नहाती धोती है, अपनी प्रक्रिया में लगती है, चाय वगैरह ला कर देती है। जब वह अपनी सास से इस प्रकार की बातों को बता रही होती है कि आज रात उसका पति पुनीत शराब पीकर आया था, लेकिन यहाँ पर उसकी सास उससे साफ मना कर देती है। वह कहती है कि तुम जानो या तुम्हारा पति जाने, लेकिन वह तुम्हारे बीच में कोई भी बात किसी से ना तो कहेगी ना ही सुनेगी। बस इन बातों को सुनकर वह जो नई दुल्हन है जिनका नाम साक्षी है बहुत ही ज़्यादा दुखी और परेशान होती है और वह सोच रही होती है यार ये कैसा घर है, यहाँ पर कोई व्यक्ति उससे बात करने के लिए राजी ही नहीं है। वह दुखी और परेशान है और बस उस दिन ढलने का इंतजार हो रहा होता है। वह सोच रही होती कि शायद उसका पति अब सुधर जाए और अब आज की रात उसकी लिए सुहागरात की रात बन जाए, लेकिन अब तो वह अपने बिस्तर पर नहीं बैठती है उस रात और सोफे पर बैठी रहती है और बस अपने पति का इंतजार कर रही होती है। फिर वही बात होती है यानी कि रात के 12 साढ़े 12 बजे वह पुनीत शराब पिए हुए आता है उस कमरे में और अपनी पत्नी पर फिर इसी प्रकार से चीख पड़ता है, लेकिन वह यहाँ पर उस पत्नी को डराता है, धमकाता है, लेकिन खुद जाकर उस बिस्तर पर ऐसे ही पड़ जाता है और सो जाता है। वह लड़की बड़ी ही हैरान और दुखी होती है और वह लड़की अब खड़ी होती है, अब उसके हाथ में उसका फ़ोन होता है और वह अब उस कमरे से बाहर निकलकर जैसे ही बालकनी की तरफ जाती है, वहाँ जाने के बाद वह अपने पिता के पास फ़ोन करती है और उससे पूछती है कि पिताजी तुमने मुझे ऐसे घर में क्यों ब्याया है, यहाँ पर तो ना तो उससे कोई बात कर रहा है ना ही कोई उसको प्यार कर रहा है, यानी कि वह ऐसे जंगल में आ बसी है जहाँ पर कोई व्यक्ति उसको चाहता ही नहीं है। वह बहुत ही ज़्यादा दुखी और परेशान होकर रोने लगती है, लेकिन बड़ी ही हैरानी की बात तो तब सामने आती है जब उस लड़की का पिता भी दूसरी तरफ से बहुत ज़ोर ज़ोर से रोने लगता है और वह दुहाइयाँ देता है कि बेटी उसने उसकी बेटी की खुशी के लिए वह सब कुछ किया है जो शायद किसी व्यक्ति को नहीं करना चाहिए था। दोस्तों इस बात को सुनकर वह लड़की अब अपने पिता से पूछती है कि आपने क्या किया है। तो यहाँ पर उसका पिता कह रहा है कि बेटी आज हम लोग रोड पर आ गए हैं, यानी कि हमारे पास जो एक खेत था हमने वह खेत भी गिरवी रख दिया और अब तो उसको बेचना पड़ गया, लेकिन तब भी तुम्हारे दहेज की पूर्ति नहीं हुई। दरअसल तुम्हारे ससुराल वालों ने उस शादी के लिए हमसे एक खास डिमांड करी थी। वह डिमांड होती है 50 लाख रुपयों की और यहाँ पर वे बताने लगता है कि हम उस खेत को बेचने के बाद भी, अपने रहने वाले मकान को बेचने के बाद भी उन 50 लाख रुपयों का इंतजाम नहीं कर पाए। वह व्यक्ति करीब 35 लाख रुपयों को लेकर उस ससुर के पास तो गया था, यानी कि तुम्हारे ससुर के पास तो गया था, लेकिन वह ससुर यह कहकर गया कि शादी तो हो गई है, लेकिन जब तक तुम 50 लाख रुपए नहीं ला कर दोगे तब तक हम तुम्हारी बेटी को स्वीकार नहीं करेंगे। बस इन बातों को जैसे ही वह लड़की साक्षी सुनती है वह बहुत ही ज़्यादा हैरान और दुखी होती है और वह अपने पिता से कहती है कि कोई बात नहीं, जो तुमसे हो सकता था तुमने किया, अब मैं मुझसे जो होगा मैं वो करूँगी। और बस वह लड़की फ़ोन को काट देती है। दोस्तों जैसे उस लड़की ने फ़ोन काटा अब तो वह ऊपरी मंजिल पर जहाँ पर मौजूद थी वहाँ से नीचे उतर कर आती है और बस अपने सास ससुर के कमरे में चली जाती है। जैसे ही रात को वह दुल्हन उस कमरे में घुसी जहाँ पर सास ससुर दोनों सो रहे होते हैं, वो दोनों बहुत ज़ोर से हैरान रह जाते हैं, लेकिन वह लड़की जब नीचे उतर रही थी तब तक दिल्ली पुलिस के पास फ़ोन कर चुकी होती है और वह सब कुछ बता चुकी होती है कि उसको किस प्रकार से प्रताड़ित किया जा रहा है। यहाँ जब अपने सास ससुर के कमरे में वह दुल्हन आ गई थी, वह अब यहाँ अपने सास ससुर से कहने लगती है कि वाह सबसे भूखे रंगे तो तुम लोग हो, अरे एक पिता के पास एक बेटी ही तो होती है जो उसके लिए सबसे बड़ा दहेज होता है, जिस बाप ने अपनी बेटी दे दी उसके लिए बच ही क्या गया, लेकिन तुम लोग तो वैसी दरिंदे हो, नंगे हो, भूखे नंगे हो। तुम लोगों ने 50 लाख रुपयों की मांग की, तुम लोगों के पास किस चीज़ की कमी थी, लेकिन वे लोग कुछ भी नहीं कह पाते। इतने में ही वहाँ पर दिल्ली पुलिस की वह गाड़ी पहुँच जाती है। वह लड़की भागते हुए बाहर का गेट खोलती है और बस दिल्ली पुलिस को अंदर उस घर में घुसा लेती है।
दोस्तों जैसे दिल्ली पुलिस अंदर आती है, वह लड़की उन सास ससुर दोनों और उसके जो ऊपर वाले कमरे में उसका पति जो बेड पर सो रहा होता है उन लोगों को बताती है और पुलिस अब उन तीनों को गिरफ्तार करते हुए अपने साथ पुलिस थाने ले जाती है। दोस्तों जिस प्रकार से उस लड़की ने यह काम किया, वह अब अपने पिता से फ़ोन करके कहती है कि उन रुपयों को जैसे आपने लिए हैं उनको वापस कर दो और अपने खेत और अपने मकान में रहो। तुम्हें कोई ज़रूरत नहीं है मेरे लिए किसी भी चीज़ की कुर्बानी देने की, मैं बस तुम्हारे घर आ रही हूँ। ऐसा कहकर वह लड़की बस आगरा के लिए रवाना हो जाती है रात को ही। और दोस्तों अब तो वह लड़की जब अपने घर पहुंचती है अपने पिता से फुट फुट कर रोने लगती है और कहने लगती है कि तुमने बहुत ही गलत किया, यदि कोई ऐसी बात थी तो तुम मुझे बताते, आखिर मुझ में कमी ही क्या है, मैं कम से कम सुंदर हूँ, तुम्हारे सामने पढ़ी लिखी हर तरीके से संपन्न हूँ, लेकिन तुम्हें 50 लाख रुपए देने की क्यों जरूरत पड़ गई? आखिर उस पिता के पास ऐसी क्या मजबूरी थी? इन सब बातों को कहते हुए सुनते हुए वो दोनों माँ, वे पिता और बेटी दोनों एक दूसरे को बाहों में भर के बहुत ही बुरी तरह से रोने लगते हैं। दोस्तों इस पूरे घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं है, किसी को दिल दुखाने का नहीं है। दोस्तों हमारा उद्देश्य केवल और केवल इन बातों को समाज के सामने लाने का है ताकि समाज में कोई भी दहेज प्रताड़ना वाली बातें ना होने पाए। एक और जहां दहेज लोभी इस प्रकार का काम करते हैं कि नई नई उन बच्चियों को दहेज की आग में इस प्रकार से झुलसा देते हैं, ना जाने कितनी ही लड़कियों को इस प्रकार से अपने शरीर से हाथ धोना पड़ गया, उन परिवारों को हाथ मलना पड़ेगा अपने उन प्यारे बच्चों से। दोस्तों ये दहेज नाम की जो कीड़ा है ये बहुत ही खतरनाक है। लेकिन दोस्तों मैं आपको एक बात और बताना चाहता हूँ कि ये दहेज नाम का कीड़ा सिर्फ एक तरफ ही नहीं होता, यह जो कीड़ा है दोनों तरफ होता है। यानी कि कई बार ऐसे भी हालात नजर आए कि 1-2 साल रहने के बाद उस लड़की की शादी होने के बाद वो लोग यानी कि लड़की पक्ष वाले उस लड़के पर एक जबरन आरोप, गंदा आरोप लगाते हैं और फिर उससे कहते हैं कि हमने इतना सारा दहेज दिया, इतनी सब कुछ चीज़ें दी, फिर भी ये लोग हमारी लड़की को प्रताड़ित करते हैं, यानी कि उसको दुखी करते हैं। यानी कि ये सब बातें कुछ जगह पर झूठी भी होती हैं और फिर उन वर पक्ष वालों को यानी कि लड़का पक्ष वालों को बहुत ही बुरे परिणाम सुनने को देखने को मिलते हैं। दोस्तों इस प्रकार की बातों को करने से पहले 10,000 बार सोचें, क्योंकि सभी को भगवान के घर जाना है, कहीं ऐसा ना हो कि आपकी बहुत ज़्यादा दुर्गति हो जाए। दोस्तों आज के लिए सिर्फ इतना ही, अब दीजिए मुझे इजाज़त, मिलता हूँ कल, लाता हूँ एक और नया सनसनीखेज मामला। तब तक के लिए आप बढ़िया रहें, बेहतरीन रहें, अपना और अपने परिवार का बखूबी ख्याल रखते रहें। जय हिंद, जय भारत।